जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज के इस सत्र में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे भावत भावम के संबंध में। ज्योतिष विद्या के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और अगर हम लोगों ने इसको बारीकी से समझ लिया तो अपने कुंडली की बहुत सी गुत्थियां हम लोग बहुत आसानी से स्वयं सुलझाने में समर्थ हो जाएंगे। भावत भावम ये बहुत बारीक विषय है। भावत भावम को अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो भावत में पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय लगा हुआ है और भावम में द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय लगा हुआ है। इसका अर्थ होता है भाव से भाव को देखना। भाव से भाव को देखने का तात्पर्य ये हुआ हमारा जो भी अपेक्षित भाव है, लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक जहाँ के बारे में हम किसी प्रकार की जिज्ञासा रखते हैं या हमारे मन का जो प्रश्न है उस प्रश्न का संबंध 12 भाव में से जिस भाव के साथ में है उस भाव को देखते समय हमारे को उससे उतनी ही दूरी के भाव को भी देख लेना चाहिए। जैसे उदाहरण से बात को समझाता हूं। जैसे हमारी कुंडली का ये नक्शा है और इस नक्शे के अंदर ये वाला भाव लग्न भाव हुआ, ये धन भाव, ये पराक्रम भाव, सुख भाव, बुद्धि भाव, रुकावट भाव, जाया भाव, मृत्यु भाव, धर्म भाव, कर्म भाव, लाभ भाव और व्यय भाव, ये 12 हमारे भाव हैं। इन 12 भाव में से किसी न किसी भाव के साथ संबंधित हमारे मन में कोई प्रश्न होता है, अर्थात हमारे जीवन का जो प्रश्न है, हमारी जीवन की जो जिज्ञासा है, या तो स्वयं के साथ जुड़ी हुई होगी, अपने शरीर के साथ, अपने स्वभाव के साथ, अपने व्यक्तित्व के साथ जुड़ी हुई अगर शंका है तो उसके लिए लग्न भाव को देखेंगे। अगर हमारे परिवार के साथ जुड़ी हुई शंका है, वाणी के साथ जुड़ी हुई, धन के साथ संबंधित प्रश्न है तो उसके लिए हम दूसरा भाव देखेंगे। इसी प्रकार हमारे छोटे भाई बहन, हमारा एफर्ट्स, हमारा पराक्रम, उसके लिए तीसरा भाव। हमारे जीवन के अंदर माता, भूमि, वाहन का सुख, उसके लिए चौथा भाव। हमारी बुद्धि और हमारी संतति, हमारा पेट, हमारी निर्णायक क्षमता के लिए 5वां भाव। हमारे जीवन के अंदर रोग, ऋण, शत्रु, हमारे जीवन की रुकावटें, हमारे जीवन के चैलेंज, इन सब के लिए हम 6ठा भाव देखेंगे। हमारे जीवन का जो प्रतिपक्ष होगा, हमारा साझेदार हो सकता है, हमारा जीवन साथी हो सकता है, या प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हमारा व्यवहार चलता है, चाहे वो बिजनेस का व्यवहार हो, चाहे परिवार का व्यवहार हो, हमारे सामने वाला व्यक्ति, उसके लिए 7वां भाव देखेंगे। हमारे जीवन की प्रत्येक ऐसी क्षति, इस प्रकार की हानि जिसके पूर्ति संभव न हो, जिसको कहते हैं कि अपूरणीय क्षति, इस प्रकार का भाव हाई प्रॉफिट से संबंधित क्षेत्र और हमारे जीवन का सीक्रेट और गुप्त क्षेत्र के अंदर हमारे जीवन के जो भी कर्म हैं उनसे संबंधित जो जिज्ञासा, उसके लिए हम 8वां भाव देखेंगे। 9वां भाव हमारे धर्म का है, हमारी किस्मत का है, लंबी यात्रा का है, तो इन सब चीजों के लिए 9वां भाव देखेंगे। और 10वां भाव हमारे कारोबार का, हमारे व्यापार का, हमारे बिजनेस का और हमारे कर्म क्षेत्र का है। अपने कर्म क्षेत्र से संबंधित अगर कोई प्रश्न हमारे मन में है तो उसके लिए हम 10वां भाव देखेंगे। उसके साथ हमारा लाभ अर्थात हमारी आमदनी, हमारे जीवन के अंदर जितने भी आय के स्रोत हो सकते हैं, हमारे बड़े भाई बहन, हमारा मित्र समूह, उन सब के लिए हम 11वां भाव देखेंगे। साथ में हमारी इच्छा पूर्ति, हमारे जीवन के सपने और उनको फुलफिल करने के लिए कितने एफर्ट्स हम कर सकते हैं, उन सब के लिए 11वां भाव देखेंगे। और 12वां भाव जो हमारे खर्चे का भाव है, हमारे विदेश यात्रा का भाव है। विदेश के साथ में अगर मैं किसी प्रकार का संबंध स्थापित करना चाहता हूं, विदेश में मैं व्यापार करना चाहता हूं, उसके लिए मैं सक्सेस प्राप्त करूंगा अथवा नहीं करूंगा, जेल, हॉस्पिटल इत्यादि से संबंधित मुझे लाभ होगा या नुकसान होगा, इन सब चीजों के लिए हम 12वें भाव को देखते हैं। तो ये 12 जो भाव हैं हमारी संपूर्ण जिंदगी के अंदर जो जो चीजें हमारे मन के अंदर आती हैं, चाहे वो नाम, प्रसिद्धि और धन संपत्ति इत्यादि के लिए जितने भी प्रश्न हमारे मन में हो सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का संबंध
इन्हीं 12 में से किसी न किसी भाव के साथ अवश्य होता है। तो पहले नंबर पे तो हमारे को ये तलाश करने की आवश्यकता है कि हमारे मन का जो भी प्रश्न है, हमारे मन की जो भी जिज्ञासा है, उसका डायरेक्ट संबंध इन 12 भावों में से कौन से भाव के साथ में है। जिस भाव के साथ में आपके प्रश्न का संबंध होगा, डायरेक्ट हम उस भाव को देखेंगे और उस भाव के साथ में भावत भावम का सिद्धांत जब हम लोग लागू करेंगे तो उस भाव से उतनी ही दूरी का भाव भी उतना ही जिम्मेदार होगा। जैसे समझने के लिए मान लीजिए दूसरा भाव मैंने कहा कि धन के लिए जिम्मेदार होता है, हमारी वाणी के लिए जिम्मेदार होता है, हमारे कुटुंब के लिए जिम्मेदार होता है। तो जीवन के अंदर धन की आवश्यकता है और धन से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर रही है। तो सबसे पहले नंबर पे ये आपका लग्न भाव हुआ और यहाँ से दूसरा भाव आपके लिए धन का भाव हुआ। तो दूसरे भाव की स्थिति के अनुसार आपके जीवन में धन की स्थिति बनेगी। अगर दूसरा भाव कमजोर होगा तो आपके जीवन में धन की जो स्थिति है वो कमजोर होगी, अर्थात आपकी सेविंग्स कमजोर होगी, आपके पास संचित रूप से धन उतना नहीं ठहर पाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए दूसरा भाव, ये तो लग्न से हमने देखा, किंतु इस भाव से भी हम लोग दूसरे भाव को देखेंगे। भावत भावम का अर्थ हुआ जो भाव जिस चीज के लिए जिम्मेदार होता है उस भाव से उतनी ही दूरी का जो भाव होगा वो भी उस चीज के लिए जिम्मेदार होगा। तो जैसे लग्न से दूसरा भाव धन भाव है और इस भाव को हमने धन के लिए जिम्मेदार माना, तो इस सिद्धांत को जब हम लागू करेंगे तो दूसरे से दूसरा भाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। तो दूसरे से दूसरा भाव का मतलब हुआ तीसरा भाव। तो जैसे धन के लिए ये दूसरा भाव जिम्मेदार था, उसी प्रकार धन के लिए दूसरे से दूसरा, अर्थात ये पहला हुआ तो इससे दूसरा ये वाला तीसरा भाव हुआ। तो हम अपने जीवन में जब धन से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हों, धन के प्रयास हमारे निष्फल हो रहे हों और धन से संबंधित हमारी समस्याएं विकराल रूप ले रही हों, तो ऐसे समय में हम अपने दूसरे भाव को देखेंगे, दूसरे भाव के साथ साथ में तीसरे भाव को भी देखेंगे। और भावत भावम सिद्धांत ये बोलता है जिस भाव से संबंधित आपका प्रश्न है उस चीज के लिए या जो भी आपके जीवन की जिज्ञासा है उसका डायरेक्ट संबंध जिस भाव के साथ में है उस चीज के लिए उस भाव के साथ साथ उससे उतनी ही दूरी का भाव भी पूरी तरह से जिम्मेदार हो जाता है। तो जैसे कि तीसरा भाव हमारे एफर्ट्स का भाव हुआ, हमारे पराक्रम का भाव हुआ। तो तीसरा भाव डायरेक्ट हमने यहाँ से देखा, तीसरे भाव की स्थिति के अनुसार मेरा पराक्रम, मेरे एफर्ट्स, मेरे छोटे भाई बहनों के साथ मेरे रिलेशन इत्यादि बातें मुझे समझ में आई। और उसके साथ मुझे तीसरे से तीसरा भाव भी देखना होगा। तीसरे से तीसरा भाव देखने के लिए यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे 1, 2, 3 अर्थात 5वां भाव। तो मुझे पराक्रम के लिए, एफर्ट्स के लिए और अपने जीवन में मेरे जो पुरुषार्थ हैं, मुझे अपने परिश्रम का, पुरुषार्थ का, मुझे अपने एफर्ट्स का रिजल्ट कैसा मिलेगा, इसको जांचने के लिए पहले नंबर पे मैं अपना तीसरा भाव देखूंगा और तीसरे भाव के साथ साथ उससे तीसरा अर्थात 5वां भाव भी देखूंगा। साथ में तीसरा भाव हमारे छोटी यात्राओं का होता है, हमारे कम्युनिकेशन का होता है, हमारे सामाजिक जीवन का होता है। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल को आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक जो हमारा जीवन है उसको और बेहतर बनाने के लिए जो भी प्रयास मुझे करने हैं उनको करते समय तीसरे भाव को देखने के साथ साथ मुझे 5वां भाव भी देखना चाहिए। उसी प्रकार चौथे भाव के बारे में बात करें तो चौथा भाव हमारा सुख भाव है। किसी भी प्रकार का हमारे जीवन का सुख चौथे भाव से आता है। मुख्य रूप से इसको हम लोग माता, भूमि, वाहन, मकान इत्यादि का सुख यहाँ से मानते हैं। तो चौथे भाव से हमारा सुख आता है। भूमि, वाहन इत्यादि के सुख के लिए हम केवल चौथे भाव को नहीं देखेंगे, अपितु भावत भावम सिद्धांत के अनुसार चौथे से चौथा भाव भी देखेंगे। तो चौथे से चौथा भाव हुआ 1, 2, 3, 4 अर्थात 7वां भाव। तो 7वां भाव भी आपके लिए जब अच्छा होगा तब आपको जीवन के अंदर परिपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी।
केवल चौथा भाव अच्छा होने से ही पूरी तरह से हमारे को सुख नहीं मिलता, उसके लिए चौथे से चौथा भाव भी उतना ही जिम्मेदार होता है। इसी प्रकार पांचवा भाव हमारी संतान का है, हमारी निर्णायक क्षमता का है, हमारी बुद्धिमत्ता का है। तो पांचवा भाव जितना अच्छा होगा उतना ही पांच में से पांचवा भाव भी होना चाहिए। तो पांच में से पांचवा भाव होगा नौवां भाव, 1 2 3 4 5। तो यहां से जब हमने गिना तो नौवां भाव, तो पांच में से पांचवा होने के नाते जितना अच्छा हमारा पांचवा भाव होगा उतना हमारे को पांचवें भाव से संबंधित रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और उसके साथ साथ पांच में से पांचवा अर्थात नौवां भाव भी अगर अच्छा होगा तो जितने बेहतर ये दोनों भाव होंगे उतना ही बेहतर इन दोनों भावों का रिजल्ट हमारे को प्राप्त होगा। इसी प्रकार छठे भाव के बारे में बात करें। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, चैलेंज इत्यादि का भाव है। मात्र छठा भाव बलवान होने से ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमारे जीवन में रोग बढ़ेंगे, शत्रु बढ़ेंगे या चैलेंज बढ़ेंगे, परेशानियां बढ़ेंगी, ऐसा नहीं होता। हमेशा बीमारी को देखने के लिए आपको छठे भाव के साथ में अपने लग्न भाव को कंपेयर करना चाहिए। अगर आपका लग्न भाव कमजोर है और छठा भाव मजबूत है, तब सीधी सी बात आपके अपने हेल्थ से ज्यादा, अपने स्वास्थ्य से ज्यादा, अपने शरीर से ज्यादा आपकी बीमारी मजबूत हो गई, आपकी परेशानियां बड़ी हो गई। अगर हमारा लग्न भाव कमजोर है और छठा भाव मजबूत है, इस कंडीशन के अंदर आपको बीमारियां परेशान कर सकती हैं। किंतु अगर आपका लग्न भाव अच्छा है तो आपका छठा भाव जैसा भी हो उल्टा वो आपको लाभ देने में समर्थ हो जाएगा। मान लीजिए लग्न भाव अगर मजबूत है, बढ़िया है, और उसके साथ में छठा भाव भी अगर मजबूत है, तो इस स्थिति के अंदर आप दवाई के कार्यों से, बीमारी के कार्यों से और रोग, ऋण, शत्रु इत्यादि के कार्यों से, चैलेंज के कार्यों से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, बेनिफिट कमा सकते हैं। तो जहां आपका छठा भाव रोग आदि को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका अर्थ एकांत रूप से नकारात्मक दिशा में हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। इस भाव से संबंधित जो चीजें हैं उनको अपने प्रोफेशन में अगर हम लोग लागू करना शुरू करेंगे तो हमारे को वहां से लाभ भी मिल सकता है। तो हमारे को अपनी कुंडली का मोड समझने की जरूरत है, रूट समझने की जरूरत है। हमारी कुंडली हकीकत में क्या कहती है उसको समझने की जरूरत है। उसको समझ करके जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, निस्संदेह हमारे को लाभ प्राप्त होता है। सातवां भाव हमारी साझेदारी का भाव है, हमारे दाम्पत्य जीवन का भाव है, पति के लिए पत्नी का, पत्नी के लिए पति का भाव है। जो भी हमारा प्रतिपक्ष है उसके लिए सातवां भाव जिम्मेदार होता है। तो सातवें भाव के लिए या सातवें भाव से संबंधित जो रिजल्ट हैं उनके लिए केवल सातवें भाव को नहीं देखेंगे, अपितु सातवें से सातवां भाव भी उतना ही जिम्मेदार होगा। और सातवें से सातवां भाव होगा आपका लग्न भाव। इसलिए दाम्पत्य जीवन को या साझेदारी को मेंटेन करने के लिए केवल सामने वाला व्यक्ति ही जिम्मेदार नहीं होता, जितना रिस्पॉन्सिबल सामने वाला होता उतना ही आप भी होते हैं। ये जीवन की ऐसी अवस्था है जहां पर दोनों जनों के एफर्ट्स या दोनों जनों के पुरुषार्थ मिलकर के जीवन की गाड़ी को आगे चलाने में समर्थ होते हैं। तो सातवें भाव के लिए सात में से सातवां अर्थात लग्न भाव भी उतना ही जिम्मेदार होगा। तो सातवें भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट के लिए हमारे को सप्तम भाव के साथ साथ लग्न भाव को भी देखने की जरूरत होगी। आठवां भाव हमारे सीक्रेट का भाव है, हमारे हाई प्रॉफिट का भाव है, अपूरणीय क्षति का भाव है। तो आठवें भाव से भी केवल नकारात्मक धारणा नहीं बना लेनी चाहिए। अगर हमारा लग्न भाव कमजोर है और आठवां भाव मजबूत है, इस कंडीशन में हमारे जीवन में प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। किंतु अगर आपका लग्न भाव मजबूत है तो आपका अष्टम भाव मजबूत होने पर भी वहां से आपको लाभ ही प्राप्त हो सकता है, नुकसान नहीं हो सकता। तो अष्टम भाव जहां हमारे अपूर्णीय क्षति का भाव है, हाई प्रॉफिट का भाव है, हमारे सिक्रेटिव क्षेत्र का भाव है, अष्टम भाव से संबंधित अगर रिजल्ट हमारे को अच्छे चाहिए तो केवल अष्टम भाव को नहीं देखेंगे, अपितु तो अष्टम से अष्टम भाव, और अष्टम से अष्टम भाव हुआ हमारा तीसरा भाव, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो तीसरा भाव भी हमारे लिए उतना ही जिम्मेदार होगा जितना आठवां भाव होगा। इसलिए तीसरे भाव को भी एक अपेक्षा से मारक संज्ञा प्राप्त है। एक तरफ तो हम तीसरे भाव से अपने छोटे भाई बहनों को देखते हैं, अपना कम्युनिकेशन देखते हैं, अपना सामाजिक जीवन देखते हैं, छोटी यात्राओं को देखते हैं और हमारा जो सामाजिक स्तर का व्यवहार है उसको देखते हैं। वहीं पर तीसरा भाव हमारे लिए अष्टम से आठवां होने के नाते मारक भी हो जाता है, मृत्यु के लिए भी जिम्मेदार हो जाता है, अपूरणीय क्षति का भाव भी बन जाता है। इसलिए आठवें से आठवां भाव अर्थात तीसरा भाव भी अष्टम भाव के लिए हमारे को देखना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार नौवां भाव हमारे धर्म कर्म का भाव है, हमारी किस्मत का भाव है, हमारी लंबी यात्रा का भाव है और एक प्रकार से नौवां भाव हमारे जीवन की बुनियाद का भाव है। नौवां भाव हमारे भाग्य से संबंधित है, जहां से हमारा जीवन प्रारंभ होता है वो भाग्य उससे संबंधित भाव है। तो नौवें भाव के रिजल्ट को देखने के लिए नौवें से नौवां भाव भी हमारे को देखना होगा और नौवें से नौवां भाव हुआ पांचवा भाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नौवें से नौवां पांचवा भाव हुआ। इसलिए हमारे को धर्म से, किस्मत से, भाग्य से संबंधित चीजों के लिए नौवें भाव के साथ साथ अपने पंचम भाव को भी देखने की जरूरत है। इसी प्रकार 10वां भाव हमारे कारोबार का, कर्म क्षेत्र का भाव है। तो 10वें भाव की अच्छाई को देखते समय या 10वें भाव के अच्छे रिजल्ट को चाहते समय हमारे को 10वें भाव के साथ साथ 10वें से 10वां भाव जो कि हमारा सप्तम भाव हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये वाला भाव भी हमारे को देखना चाहिए। तो चूंकि ये कारोबार का भाव है और इससे 10वां भाव 7वां भाव है, इसलिए इसको हम लोग दैनिक रोजगार का भाव कहते हैं। ये कारोबार से 10वां होने के नाते कारोबार के लिए कारोबार का भाव हुआ। तो कारोबार के लिए, व्यापार के लिए जितना जिम्मेदार हमारा 10वां भाव होता है उतना ही जिम्मेदार हमारा 7वां भाव भी हो जाता है। 11वां भाव हमारे लाभ का भाव है, हमारे जीवन की आय का भाव है, आमदनी का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है और सबसे बड़ी बात कि 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है। 11वें भाव से हम अपने जीवन के सपनों को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। तो 11वें भाव को देखते समय इससे 11वां भाव हुआ हमारा 9वां भाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11वें भाव के लिए 11 से 11 जो कि हमारी कुंडली का 9वां भाव होता है उसको भी देखने की जरूरत है। 11वां भाव आपका अच्छा होगा और इसके साथ में 9वां भाव भी अगर आपका अच्छा होगा तो निसंदेह आपके जीवन के अंदर ऐसे अवसर बार बार प्राप्त होंगे जहां पर आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपके सपने साकार हो सकेंगे। 12वें भाव को हम लोग व्यय भाव बोलते हैं, खर्चे का भाव बोलते हैं। हमारे जीवन के जो भी खर्चे हैं उनका संबंध 12वें भाव से होता है। विदेश में जाना हमारे 12वें भाव से संबंधित है। हॉस्पिटल और जेल के साथ हमारा रिलेशन वो भी हमारे 12वें भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। तो 12वें भाव की स्थिति को देखने के लिए 12 से 12 भाव जो कि हमारा 11वां भाव होता है। तो 11वां भाव देखिए, एक तरफ तो लाभ के लिए जिम्मेदार है, हमारे सपनों को साकार करने के लिए जिम्मेदार है, हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है। वहीं पर 12वें से 12वां होने के नाते 11वां भाव हमारे खर्चे का भी भाव बन जाता है, हमारे जो भी व्यय है उसका भी भाव बन जाता है। तो 12वें भाव तक खर्चे को देखते केवल 12वें भाव को नहीं देखेंगे, 12वें भाव के साथ साथ हम अपने 11वें भाव को भी देखेंगे। तो इसको कहते हैं भावत भावम का सिद्धांत, अर्थात एक भाव से उतनी ही दूरी का जो दूसरा भाव है उसको भी उतना ही महत्व उस चीज के लिए दिया जाए। जैसे लग्न भाव पहला भाव हुआ तो लग्न से लग्न तो यही भाव हुआ, तो अपने शरीर के लिए, स्वभाव के लिए, अपने जीवन के लिए हम लग्न भाव को ही देखेंगे। इसी प्रकार जो भी भाव हम लेते हैं या जिस भाव को भी हम देखते हैं उससे उतनी ही दूरी का भाव भी उस चीज के लिए हमारे को उतना ही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, तो उसको भी देखने की आवश्यकता होती है। तो उस भाव पर बैठे हुए ग्रह, उस भाव पर रहे हुए राशियां, उनका तत्व, उनका स्वभाव
और उस भाव के ऊपर रहे हुए ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की दृष्टि इत्यादि का प्रभाव उस भाव के ऊपर जैसा पड़ेगा, अगर सकारात्मक प्रभाव होगा तो जीवन में उसके रिजल्ट सकारात्मक प्राप्त होंगे, नकारात्मक प्रभाव होगा तो जीवन में उसके रिजल्ट नकारात्मक प्राप्त होंगे। तो यह था आज का विषय भावत भावम। बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है और इतने थोड़े से समय में कंप्लीट रूप से ये समझ में आने जैसा विषय है भी नहीं। बार बार इसका अध्ययन करते रहने की आवश्यकता है, बार बार इसको खूब पढ़ते रहें, खूब समझते रहें। रूट मैंने क्लियर कर दिया है, उसको जितना ज्यादा आप गुड़ते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे, उतना आपको विषय क्लियर होता चला जाएगा। अब बात करते हैं आपके प्रश्नों के बारे में। आज का पहला प्रश्न है, प्रशांत जी उन्होंने पूछा है, कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य मारक होता है और गुरु अकारक होता है, तो क्या इस स्थिति के अंदर इन दोनों ग्रहों के रत्न हम धारण कर सकते हैं? तो मैं बताना चाहूंगा कि कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य आपका सप्तमेश हो जाएगा और गुरु आपका लाभेश तथा धनेश हो जाएगा। तो जीवन के अंदर अगर हमारे को साझेदारी का काम करना हो, दाम्पत्य जीवन से संबंधित कोई परेशानी हो, दाम्पत्य जीवन को लेकर के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो और आपका सूर्य वहां पर कमजोर स्थिति में हो, अगर सचमुच में वहां पर सूर्य का रत्न धारण करने की आवश्यकता हो, तब आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। मारक होने के नाते हमेशा ही मारक होगा, ये बात हमारे को नहीं माननी चाहिए। मारक ग्रह तभी मारक बनता है जब आपके जीवन में मृत्यु का समय आ रहा हो। मान लीजिए कोई बच्चा है, अभी जन्मा है और उसका लंबा अभी जीवन चलना है, तो उसकी कुंडली के अंदर अगर वो मारक भाव में कोई ग्रह बैठा है तो हमेशा के लिए वो मारक नहीं बनता है। हमारे जीवन में जब मृत्यु का समय नजदीक आ जाए, मृत्यु की परिस्थितियां बन जाए, तब जाकर के मारक ग्रह मृत्यु के लिए जिम्मेदार होता है, वो मारक रोल प्ले करता है। अन्यथा दूसरी चीजों के लिए भी हमारा वो भाव जिम्मेदार होता है। उसी प्रकार गुरु आपका लाभेश और धनेश है, तो लाभेश और धनेश होने के नाते जैसे कि ये जो दूसरा भाव है इसको भी मारक बोला जाता है, और मैंने बताया कि लाभ स्थान भी एक प्रकार से खर्च के लिए जिम्मेदार होता है। किंतु हर ग्रह की अपनी परिस्थिति, अपना समय, कौन से समय के लिए कौन सा भाव किस चीज के लिए जिम्मेदार होगा, ये चीज हमारे को समझने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर लाभ और धन से संबंधित या परिवार से संबंधित या वाणी से संबंधित या फिर बड़े भाई बहनों से संबंधित या फिर अपने जीवन की इच्छा पूर्ति से संबंधित कोई ऐसी चीज आपको परेशान कर रही हो जो काम न बन पा रहा हो और वहां पर गुरु की स्थिति अगर कमजोर हो, तब आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। किंतु हमेशा के लिए न करें। जिस समय इन ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपकी कुंडली के अंदर चले, उस समय धारण करें और बाद में उसको उतार दें। दूसरा प्रश्न है आकांक्षा सिंह जी का। उन्होंने पूछा है, उच्चस्थ ग्रह अशुभ नक्षत्र में हो और नीचस्थ ग्रह शुभ नक्षत्र में हो, तब क्या उनका रत्न हम धारण कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं पहले वीडियो के अंदर स्पष्ट भी कर चुका हूं, हमारे को उच्च ग्रह का, नीच ग्रह का रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, उसका रिजल्ट नकारात्मक हो जाएगा। उच्चस्थ ग्रह किसी भी स्थिति के अंदर हो आपके लिए वो लाभदायक होगा, और नीचस्थ जो ग्रह है वो आपकी कुंडली के अंदर अपने कारक तत्वों की हानि करेगा। अगर वो शुभ नक्षत्र में है तो उसकी हानि की मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी। उसी प्रकार उच्चस्थ ग्रह अगर अशुभ नक्षत्र में है तो उसका लाभ देने का जो ढंग है अर्थात उसकी जो मात्रा है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। लेकिन उच्च या नीच ग्रह का रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा है हर्षा पारेख जी ने। वो पूछती हैं कि सप्तमेश मारक होता है और मारक होने के नाते अगर हम सप्तमेश का रत्न धारण करेंगे तो क्या कोई दिक्कत नहीं होगी? तो जैसे कि मैं स्पष्ट कर चुका हूं पहले भी कि सप्तमेश मारक होता है, ठीक बात है, लेकिन सप्तमेश हमेशा मारक
नहीं होता। जिस समय आपके जीवन के साथ मृत्यु की परिस्थितियां बन जाएं, मृत्यु का समय नजदीक आए और हर तरह से आपको ऐसा लगे कि अब जीवन बहुत लंबा नहीं चलने वाला, उस समय आपका मारक ग्रह एक्टिव होगा। वरना उससे पहले 7वां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है, 7वां भाव आपके दैनिक रोजगार का भाव है, 7वां भाव हमारे उस प्रत्येक व्यवहार के लिए जिम्मेदार होता है जो हम सामने वाले के साथ करते हैं। तो 7वां भाव उन चीजों के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो मान लीजिए अगर सप्तमेश की स्थिति कमजोर है, 7वां भाव अगर इस प्रकार की स्थिति में है और सचमुच में सप्तमेश के रत्न की आवश्यकता है तो आप सप्तमेश का रत्न धारण कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है रविंद्रनाथ शर्मा जी ने। वो पूछते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर बुध अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए क्या तब भी हम उसका रत्न धारण कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि लग्नेश को 6, 8, 12 का दोष प्राय करके नहीं लगता। तो लग्न भाव का अधिपति होने के कारण उसका रत्न धारण करने में कोई दिक्कत नहीं है। केवल उसको दिक्कत तब होती है जब वो संधि राशि में हो, जब वो पाप कर्तृ योग के अंदर पड़ा हो, तब जाकर के वो कमजोर हो जाता है। फिर भी ऐसी स्थिति के अंदर लग्नेश हमारा 6, 8, 12 में बैठा हुआ हो तब भी आवश्यकता होने पर हम उसका रत्न धारण कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कोई भी रत्न हमेशा के लिए धारण न करना ही बेहतर होता है। कुछ समय के लिए धारण करके उसको उतार देना ठीक होता है। और रत्न को धारण करते समय जो जो सावधानियां रखने की जरूरत है वो बातें मैं स्पष्ट कर चुका हूं। उन बातों को बारीकी से समझ करके हमारे को रत्न की ओर आगे बढ़ना चाहिए। रत्न को धारण करते समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे को ध्यान में रखनी चाहिए, कभी भी ऐसे ग्रहों के रत्न एक साथ धारण नहीं करना चाहिए जिन ग्रहों की दशा और अंतरदशा चल रही हो। अर्थात एक ग्रह की महादशा और दूसरे ग्रह की अंतरदशा चल रही हो और वो दोनों ग्रह आपकी कुंडली के अंदर चाहे षडाष्टक योग में हो या द्विद्वादश योग में हो। षडाष्टक योग में होने का मतलब हुआ कि एक ग्रह यहाँ बैठा है और एक ग्रह यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ से आप गिनोगे तो ये 6ठे स्थान में आ जाएगा और यहाँ से गिनोगे तो 8वें स्थान में आ जाएगा। अर्थात दोनों ग्रह आपस में 6ठे और 8वें स्थान पर जाकर के बैठे हों। एक तरफ से गिनेंगे तो 6ठा स्थान आ जाएगा और दूसरी तरफ से गिनेंगे तो 8वां स्थान आ जाएगा। इसको कहते हैं षडाष्टक योग। षडाष्टक योग में जो ग्रह हैं उनका रत्न एक साथ धारण नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार द्विद्वादश जो ग्रह हैं उनका भी रत्न एक साथ धारण नहीं करना चाहिए। मान लीजिए जिन ग्रहों की महादशा और अंतरदशा चल रही है वो दोनों ग्रह, एक यहाँ पर बैठा हुआ हो और दूसरा यहाँ बैठा हुआ हो। अब यहाँ से आप गिनोगे तो ये 12वां हो जाएगा और यहाँ से गिनोगे तो दूसरा हो जाएगा। तो द्विद्वादश योग के अंदर ये दोनों ग्रह हो गए। उसी प्रकार एक ग्रह यहाँ बैठा हो, दूसरा ग्रह यहाँ बैठा हो, तब भी सेम कंडीशन बनेगी। यहाँ से गिनेंगे ये दूसरा हो जाएगा और यहाँ से गिनेंगे तो ये 12वां हो जाएगा। तो जो षडाष्टक योग में ग्रह हों या द्विद्वादश के योग में ग्रह हों और उन दोनों की महादशा और अंतरदशा एक साथ धारण नहीं करना चाहिए, इससे बचने की जरूरत है। तो ये था आज का विषय। भावत भावम के संबंध में कुछ बातें आप तक मैंने पहुंचाया और आपके प्रश्नों के उत्तर। आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ में बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखें। धर्म के रास्ते पर स्वयं को हमेशा चलाते रहें। धर्म के रास्ते पर जितना आगे बढ़ेंगे आपके ग्रह उतने ही अनुकूल बनते चले जाएंगे। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।